Hello everyone. In our last class, we have done the subject introduction. JIGL का इंट्रोडक्शन आपका हो गया. सब्जेक्ट क्या है, किस तरह के लॉज हमें पढ़ने हैं, 3 पार्ट बताए थे. फर्स्ट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो स्टडी ऑफ लॉ इन अ जनरल सेंस. दूसरा पार्ट था इंटरप्रिटेशन की कैसे समझना है, अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है. एंड द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट इज जनरल लॉज, जिसमें आपको अलग अलग तरह के लॉज के बारे में बताया जाएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैंप एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है, आईपीसी क्या है, ये सारे एक्ट्स के बारे में बताया जाएगा. अब जो हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे, एक ऐसे चैप्टर से शुरू करेंगे जो आप सी सेट में भी पढ़ चुके हो. सीएसईटी में जो लीगल एप्टीट्यूड था, उसमें जो आपका सेकंड चैप्टर, जिसके 2 पार्ट थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लॉ ऑफ टोर्ट्स. तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से. बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही आसान है. दो इट इज लेंदी थोड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो हम नॉर्मल लाइफ में चीजें देख रहे होते हैं उसी से रिलेटेड है. तो आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर, जिससे हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर चैप्टर नंबर 16. सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 16 है और नाम है इसका कॉन्ट्रैक्ट लॉ. चार पेज छोड़ दो. नहीं नहीं, पूरे 4 वैसे नहीं, काउंट करके वैसे 4. तो अगर ज्यादा रहे तो तुम इसमें क्वेश्चंस ऐड कर लेना, ठीक है. तो 4 पेज छोड़ दो. 4 पेजेस आर सफिशिएंट, उससे ज्यादा नहीं लगेगा. तो अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो मैं अभी बताऊंगा उसको लिखना नहीं है, उसके बाद में लिखवाना चालू करूंगा. सबसे पहले हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड मेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ. इसके लिए जो रेगुलेटरी लॉ जिसको हम कहते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि ये किस पे बेस्ड है, तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है एक्ट का? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये एक्ट है. हम इसको नॉर्मली आम भाषा में कॉन्ट्रैक्ट लॉ कह देते हैं, लेकिन ये एक्ट का नाम ये है, जो हमें स्पेसिफिक एक्ट मिला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड. अब देखो, ट्रेडिंग बहुत पुराने टाइम से चल रही है ना. जब हम ब्रिटिश रूल में नहीं थे तब से भी ट्रेडिंग थी, उससे भी पहले से ना जाने कब से ट्रेडिंग थी. तो ट्रेडिंग तो बहुत पुरानी चीज है. तो जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? या तो उसको हम बिजनेस कहेंगे कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल आर ट्रेडिंग, या फिर हम उसको कह देते हैं दे आर डूइंग मर्चेंट, दे आर मर्चेंट्स एंड डूइंग मर्केंटाइल ट्रांजेक्शंस. ये कौन सा लॉ होता है? मर्केंटाइल लॉ, जिसको हम कहते हैं मर्चेंट से रिलेटेड लॉ. कि हम नॉर्मली किसी से कोई भी चीज लेते हैं, जैसे इफ आई आस्क यू कि गिव मी अ पेन, आई विल नॉट बी पेइंग एनीथिंग टू यू. देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस. वो तो एक वो होता है ना कि आई आस्क्ड यू एंड यू गेव इट टू मी, और मैंने वापस रिटर्न कर दिया. तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल कि ऐसा देना था और ऐसे पैसे लेना था. तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट अराइज कब होता है? मेनली व्हेन पीपल डील इन अ कमर्शियल मैनर, when they are doing something for profit. प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो उसी को तो बिजनेस कहते हैं. बिजनेस में पढ़ रहे होंगे ना तुम, एसबीसी में भी हम इसी को कर रहे होते हैं, सेटिंग ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट इज द मेन मोटिव. और अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो किस चीज के लिए काम कर रहे हैं? दे आर लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो फिर नॉन प्रॉफिट में चले जाएंगे. तो बिजनेस का सोल मोटिव बेसिकली हम क्या मानते हैं? प्रॉफिट. तो प्रॉफिट के लिए तो लोग पहले भी काम कर रहे थे. जैसे कि सपोज करो मेरे पास गेहूं उगे हुए हैं और तुम्हारे पास मान लो कपड़ा है, तो मैंने तुम्हें गेहूं दिए, तुमने बदले में मुझे कपड़ा दे दिया था. दैट इज बार्टर सिस्टम, क्योंकि उस टाइम पे करेंसी एक्सचेंज नहीं हुआ करता था. फिर धीरे धीरे करेंसीज आई हमारे पास, जैसे गोल्ड कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स थे, कॉपर कॉइन्स थे, फिर बाद में वो नोट्स आ गए सपोज करो, तो उसमें होने लग गया. पर ये चीज तो बहुत पुरानी है. तो पहले ये किस पे बेस्ड था? ये बेस्ड था कस्टम्स और ट्रेड यूसेजेस पे. ये मेन थी 2 चीजें जिस पे हमारा ये सब चलता था. मतलब वो नहीं बोलते आपकी, उस टाइम पे वो वाली कहावत होती थी, प्राण जाए पर वचन ना जाए. मतलब मैंने जुबान से अगर तुम्हें कुछ कह दिया तो आई विल नॉट बैकआउट, मैं बैकआउट नहीं कर सकता. मैंने अगर तुम्हें कोई चीज का प्रॉमिस किया है तो वो जुबान पे भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, आज भी होते हैं ओरल कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन आज के डेट में हम हर चीज को रिटर्न में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. फिर इन्होंने एक चीज सोची कि अगर हम इतना ही कॉन्ट्रैक्ट को महत्व दे रहे हैं तो क्यों ना इसके लिए एक लॉ बनाया जाए. तो इंडिया में जो पहला मर्केंटाइल लॉ
बनाने की शुरुआत हुई वो इसी से हुई। ये ही लॉ था जो इंडिया में सबसे पहला ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल लॉ बना, क्योंकि इनको लगा कि हर चीज की शुरुआत किससे होती है, एग्रीमेंट से, कॉन्ट्रैक्ट से। तो इसको अगर हम रिटर्न फॉर्म में ला दें, इसके लिए अगर हम कुछ प्रोविजंस बना दें, तो पीपल नीड टू फॉलो द सेम, और वो जब फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रीमलाइन चीजें हो जाएगी, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। तो आज जैसे सपोज करो अगर ये नहीं होता, तो मैंने कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी होती, मैं अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट चला रहा होता, तुम अपने हिसाब से चला रहे होते, तो फिर कोर्ट किसके बेसिस पे डिसाइड करती। तो इसीलिए हमने कहा कि वी हैव टू डू समथिंग टू मेक इट यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वी मेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दिस इज द बैकग्राउंड बिहाइंड द सेम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बिना चीजें शुरू ही नहीं हो सकती। सपोज करो जैसे मान लो मैं आज की डेट में सोचता हूं कि आई शुड स्टार्ट माई न्यू बिजनेस एंड आई वॉन्ट टू मेक यू ऑल पार्टनर्स। मैं तुम सबको पार्टनर बनाना चाहता हूं। मेरे को ऐसे लगता है कि यू ऑल आर यंग, यू आर एनर्जेटिक एंड यू विल डू गुड इन माई बिजनेस, तो आई वॉन्ट टू मेक यू पार्टनर्स। मैंने कहा चलो तुम सब मेरे पार्टनर बन जाओ। तुमने कहा चलो सर है तू हमारे साथ क्या ही गलत कर लेंगे, चलो पार्टनर बन जाते हैं। बाद में मैंने तुम सबको धोखा दे दिया। मैंने कहा निकलो अब यहाँ से, मेरा बिजनेस चल पड़ा है, मैं दूसरे रख लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। बिकॉज देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस। तुमने तो मेरी बात इसलिए मान ली बिकॉज आई एम अ टीचर, और टीचर पे तो विश्वास कर ही लेता है बच्चा। कहीं ना कहीं कुछ भी करो, आज की डेट में भी यही है कि टीचर पे विश्वास थोड़ा ज्यादा होता है, कई बार पेरेंट्स से भी ज्यादा होता है। मतलब समटाइम्स स्टूडेंट्स आर नॉट लिसनिंग टू देयर पेरेंट्स, बट दे आर पेइंग अटेंशन टू व्हाट देयर टीचर इज सेइंग। तो मैंने तुम्हें कहा, तुमने मेरे साथ विश्वास में काम कर लिया, पर ये विश्वास कब तक चलेगा। तो इसीलिए अगर तुम में से कोई भी स्मार्ट होता तो मुझसे कहता कि सर कॉन्ट्रैक्ट बना लो, एग्रीमेंट बना लो, अगर हम पार्टनर बन रहे हैं तो एक पार्टनरशिप डीड बना लो, हम कुछ तो पता चले कि हमें मिलेगा क्या इन फ्यूचर, व्हाट वी आर गोइंग टू गेन फ्रॉम योर बिजनेस। तो अगर ये स्मार्टनेस तुम में होती तो क्या मैं तुम्हारे साथ गलत कर पाता, नॉट पॉसिबल। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें एम्प्लॉय बनाता हूं। तो फिर वो पार्टनर और एम्प्लॉय में तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। भाई एम्प्लॉय क्या होता है, सैलरीड पर्सन, और पार्टनर क्या होता है, जिसका कुछ ना कुछ एक परसेंटेज फिक्स होता है कि प्रॉफिट में इतना परसेंट तुम्हें मिलेगा, लॉस होगा तो भी तुम्हें बेयर करना पड़ेगा और प्रॉफिट होगा भी। एम्प्लॉय में क्या होता है, सैलरी है फिक्स। भाई तुम्हें 10 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, पर मिलेंगे। मेरा बिजनेस चले नहीं चले तुम्हें तो मैं देके दूंगा। तो अब ये कहानी कॉन्ट्रैक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में भी। हर दिन हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैं ऑनलाइन सामान ऑर्डर करता हूं, ऑनलाइन परचेज वी मेक, हम किसी भी वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हो, हम किसी भी शॉपिंग पोर्टल को यूज कर रहे हो, देयर इज अ सेलर एंड वी आर द बायर। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। वो मुझे सामान देगा, मैं बदले में उसको पैसा दूंगा, तो तभी तो ये चीज हो पाएगी। क्या वो बिना पैसे के मुझे सामान दे देगा, क्या मैं पैसा दूं और वो सामान नहीं दे, ऐसा हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में मतलब क्या होता है, दोनों साइड पे कुछ क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है और कुछ राइट्स होते हैं। इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, देन आफ्टर हम धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद इसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं दिया हुआ है। देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा है, इट इज अ वेरी बिग एक्ट, पर तुम्हें वो ही सब चीजें दी गई है जो मेनली हमें जनरल लाइफ में काम आ रही होती है। तो वो उतना ही पढ़ना है जितना कि आपके मॉड्यूल में आईसीएसआई ने दिया है। उसके अलावा इफ समथिंग इज रिक्वायर्ड तो आप अलग से एडिशनली पढ़ सकते हो, बट दैट इज नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमारे सिलेबस में, एंड दैट इज सफिशिएंट। वो सफिशिएंट है, उसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप लिख सकते हो जो मैं लिखवा रहा हूं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख ही लिया, हेडिंग डालना फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये हमारी मेन हेडिंग है, इसमें और सारी सब हेडिंग्स आएगी। तो दिस इज द मेन हेडिंग। जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, दिस इज द मेन हेडिंग। इसमें अब पहली सब हेडिंग आपकी आ रही है मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
ये इसकी सब हेडिंग है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला पॉइंट, गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये इसका गवर्निंग एक्ट है। केम इनटू फोर्स ऑन 1st of September 1872, 1 सितंबर 1872, 1872 में ये फोर्स में आया, मतलब उस दिन से कहां तक, आगे तक लागू होगा, उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना एंड आफ्टरवर्ड्स ये कंटिन्यू आज की डेट तक चल रहा है। नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट as it does not deal with all branches of contract। अब मैं इसको ऐसा मान लूं, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब कि कंप्लीट, इसी में सारे कॉन्ट्रैक्ट शामिल है, ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन अदर एक्ट्स जिससे अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट डील हो रहे होते हैं, तो ये सारी ब्रांचेस को कवर नहीं करता, बट मोस्टली को कवर करता है। मतलब हम कह देंगे मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स आर कवर्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, बट देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ कवर नहीं करता, उसके लिए अलग से एक्ट बनाए। तो वो कौन से एक्ट है? जैसे आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, इंश्योरेंस, ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स ही है, तो इनके लिए हमने क्या बनाया, अलग एक्ट बनाए हुए हैं। तो एवरी ब्रांच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डेल्ट बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये कुछ ब्रांचेस को छोड़ देता है और वो ब्रांचेस के लिए फिर हमने अलग से एक्ट बना दिया है। तो जिन भी ब्रांचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग लॉ बना हुआ है वो इसमें कवर नहीं होगा। टोट में भी हमने सेम चीजें पढ़ी थी कि जिन चीजों के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है उसको हम टोट में कवर नहीं करते। तो सेम ऐसा इसमें कि जिन चीजों के लिए अलग से एक्ट बने हुए हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डील नहीं करेंगे। तो इसमें सेपरेट एक्ट्स के नाम लिख लो। सेपरेट एक्ट्स कौन से बने हुए हैं? पार्टनरशिप के लिए अलग से बना हुआ है, उसके बाद आपका सेल ऑफ गुड्स के लिए बना हुआ है, उसके बाद आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए बना हुआ है, और इंश्योरेंस एटसेट्रा, इन सब के लिए अलग एक्ट बने हुए हैं। ये दो तो आपके इसमें सब्जेक्ट में नए ऐड हुए हैं, जेआईजीएल में भी ये दो आएंगे आपके, सेल ऑफ गुड्स और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी आपको पढ़ने हैं। लेकिन अभी हम कॉन्ट्रैक्ट से शुरू कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ेंगे, इसके बारे में हम बाद में डील करेंगे। समझ में आई कहानी? कितना इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, इंट्रोडक्शन इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट। कई बार इंट्रोडक्शन में से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो जितना मैंने लिखा है एटलीस्ट उतना आपको पता होना चाहिए। कि जैसे आपको सपोज करो पूछ लिया डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या ऐसी कोई भी चीज पूछी गई तो ये सारा इंट्रोडक्शन में ही आता है। तो जो भी इंट्रोडक्शन में लिखवाया जाता है जब भी आप रिवाइज करें तो उसको भी साथ में रिवाइज कर लें। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम पूरा मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन जितना भी दिया हुआ है लंबा चौड़ा वो पढ़ो, बट एटलीस्ट जो आपके नोट्स में कवर्ड है उतना आपको पढ़ना चाहिए। वरना क्या होता है, बच्चे सीधे प्रोविजन से स्टार्ट कर देते हैं, इंट्रोडक्शन को बार बार स्किप कर रहे होते हैं, और फिर एग्जाम में जब इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है तो वो क्या लिखूं, कैसे लिखूं, क्योंकि पढ़ा तो है बट उतना अच्छे से नहीं आता, क्योंकि रिवाइज करते टाइम पे तुमने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो इंट्रोडक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने तुम्हारे आगे के प्रोविजंस होते हैं, तो उसको भी साथ में लेके चलना। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको हम कह सकते हैं स्कीम ऑफ एक्ट। कैसे इस एक्ट को डिजाइन किया गया, स्कीम इसकी क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट रिलेटेड है किससे? जनरल प्रिंसिपल्स से।
और वो कवर्ड है सेक्शन 1 to 75। 1 से 75 तक के सेक्शन कैसे हैं? जनरल प्रिंसिपल्स है। दूसरा आता है पार्ट इसका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो कवर्ड है सेक्शन 124 से लेके 238 तक। Divided into two parts. One part is general principle and the other is special contract. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस अलग बने हुए 124 से 238 तक, और इसके सेक्शन से 1 से लेके 75 तक। जो जनरल प्रिंसिपल है वो हर कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होंगे। इट विल अप्लाई इन ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जनरल है तो सब पे अप्लाई होगा। तो अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। हर कॉन्ट्रैक्ट पे ये अप्लाई होता है। और इसमें आप कह सकते हो, एग्जाम्पल में आप ले सकते हो इसके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, पेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। ये सारे स्पेशल हो गए। ये अलग अलग बने हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। इनके बारे में भी हम चैप्टर में एंड में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ने हैं? जनरल प्रिंसिपल्स, कि व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स दैट आर एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक भी पढ़ लेंगे कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनाए जाते हैं, उसमें क्या किस तरह से होता है। एजेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो पता होगा। हु इज एन एजेंट? एजेंट कौन होता है? हमने वहां भी पढ़ा था प्रिंसिपल एंड एजेंट के केस में। एजेंट इज अ पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट। एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल हो जाता है। सेम ही हमारा यहां पे कॉन्सेप्ट है। डन। अब इसकी डेफिनेशन आएगी। अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ी, हमने सिर्फ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नाउ देयर कम्स अ डेफिनेशन, जो ज्यादातर एक्ट्स का जो सेक्शन 2 होता है उसमें क्या होती है? डेफिनेशंस। उस एक्ट से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन होगी वो ज्यादातर में सेक्शन 2 में कवर्ड होती है। हाँ, कई एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जहां पे कुछ और दिया हो, लेकिन ज्यादातर एक्ट्स में सेक्शन 2 इज मेंट फॉर डेफिनेशंस। तो आपके एज डिफाइंड इन, अंडर सेक्शन 2H, ये सेक्शन याद रखना, 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, a contract is an agreement enforceable by law. This is the basic definition that is given in this particular act. कि ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको किसने एनफोर्स कर दिया? लॉ ने। मतलब लॉ में इसके लिए तुम्हें अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, तो रेमेडी इज अवेलेबल। वो हम रेमेडी तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं आसान बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्समेंट। सिर्फ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट किसी भी तरह का हो सकता है। एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बट जैसा भी एग्रीमेंट तुमने बनाया, इफ इट इज एनफोर्सेबल अंडर लॉ तो इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब दो चीजें होना जरूरी है, एग्रीमेंट भी होना है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ भी होना है। अब जब भी मैं किसी से एग्रीमेंट करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? अपनी एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा हूं। क्या क्रिएट कर रहा हूं? ऑब्लिगेशन। अब ये ऑब्लिगेशन किस बला का नाम है? क्या चीज होती है ऑब्लिगेशन? जैसे सपोज करो मैंने तुम्हें कहा कल की डेट में मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा।
और बदले में तुम मुझे क्या देना, कुछ सामान मैंने तुमसे लेना है, वो तुम दोगे। मेरी ऑब्लिगेशन क्या है, 50,000 तुम्हें देना। तुम्हारी ऑब्लिगेशन क्या है, वो सामान मुझे देना। क्लियर है? तो ऑब्लिगेशन मतलब एक तरह की लीगल ड्यूटी। क्या है? एक तरह की लीगल ड्यूटी। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट बनाते हैं, तो एग्रीमेंट के साथ ऑटोमेटिकली क्या आ जाती है, ऑब्लिगेशन आ जाती है। तो फर्स्ट थिंग इज एग्रीमेंट, और ऑटोमेटिकली जो साथ में चल के आ गई चीज, वो क्या है, ऑब्लिगेशन। वो मुझे, वो बोलते हैं ना, मुफ्त में मिलेगी, फ्री में मिलेगी। मतलब मैंने किया एग्रीमेंट है, लेकिन ऑब्लिगेशन मेरी साथ साथ आ जाएगी। तो इन दो चीजों को मैं क्या कह सकता हूं, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये दो चीजें मेरी क्या है, एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्समेंट को मैं एलिमेंट नहीं बना सकता, ये तो कोर्ट का काम है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एनफोर्स द सेम। लेकिन ये मेरे दो एलिमेंट बन जाएंगे, किसके, कॉन्ट्रैक्ट के। तो अगर मैंने एग्रीमेंट किया है, तो ऑब्लिगेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, और मुझे फिर उसको फुलफिल भी करना पड़ेगा। अब मुझे समझ में आ गया, देयर आर टू एलिमेंट्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट, वन इज द एग्रीमेंट एंड अदर इज द ऑब्लिगेशन। अब मुझे समझना पड़ेगा एग्रीमेंट क्या है और ऑब्लिगेशन क्या है, इन दोनों को हम समझेंगे। जब भी हम लॉ में कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं, हमें डेफिनेशन एक सिंगल पार्ट में मिले ऐसा जरूरी नहीं है, इट विल बी डिवाइडेड। जैसे मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताई, मैंने कहा एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। नाउ व्हाट इज एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट समझाओ। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऑब्लिगेशन वर्ड डाल दिया, तो ऑब्लिगेशन समझाओ, व्हाट इज ऑब्लिगेशन। तो क्या एग्जाम में मुझे इतना इलेबोरेट करना पड़ेगा? नहीं, एग्जाम में इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में सिंपली पूछा डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक स्पेशल टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट पूछ लिया, तो आपको सिर्फ 2H ही लिखना है। यू नीड नॉट राइट एनीथिंग कि एग्रीमेंट क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, ऐसा कुछ नहीं लिखना। यू हैव टू जज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन हाउ मच यू नीड टू राइट। तो सारी कहानी जो नोट्स में लिखी है, ऐसा नहीं है एज इट इज आपको वहां पे चिपका देनी है। वो नहीं होता बस जहां जो लिखा है वो एज इट इज चिपका दो। ये जजमेंट एक स्टूडेंट का होना चाहिए कि कितना हमें लिखना है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे दो पार्ट्स इसके, जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने अभी देखे। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्ट्स है, वन इज एग्रीमेंट, और जो साथ में बन के चीज मुझे मिल गई, दैट इज ऑब्लिगेशन। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीमेंट को, कि एग्रीमेंट क्या चीज है। एज पर सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, एक बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, आई एम स्किपिंग दैट पार्ट। एवरी प्रॉमिस एंड every 2E every set of promises forming the consideration for each other. According to section 2E, every promise and every set of promises forming consideration for each other is known as agreement. इसको हम क्या कहते हैं, एग्रीमेंट। अब इसने तो मुझे समझाने की बजाय और ज्यादा उलझा दिया, इसने दो नए वर्ड दे दिए, प्रॉमिस और कंसिडरेशन। अब मुझे इनको भी समझना पड़ेगा। व्हाट इज प्रॉमिस, प्रॉमिस किस चीज को कहते हैं, वादा। पर वादा तो टू, एग्रीमेंट में तो एनफोर्सिबल तो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें नहीं तोड़ सकते। तोड़ तो दोगे लेकिन बाद में पे भी करना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट में देयर इज अ सेट ऑफ प्रोमिसेस और मे बी ए सिंगल प्रोमिस देयर। मतलब वादा करना है तुम्हें किसी से, तो वादा किया है तो निभाना भी पड़ेगा। बहुत सारे गाने बने हुए हैं, मतलब तुम्हें बॉलीवुड में इतने सारे गाने मिल जाएंगे जिसमें कॉन्ट्रैक्टेड पूरा समाया हुआ है। मतलब देयर इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल, और वो गाना बना देते हैं, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो अब ये वादा तुम्हें निभाना पड़ेगा, कंसिडरेशन किस चीज को कहते हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं तो बदले में मुझे कुछ चाहिए।
मुझे कुछ मिलना चाहिए। तो हम जो बदले में चीज लेते दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। मैं मुफ्त में किसी के लिए क्यों काम करूं? आई एम टेकिंग लेक्चर्स ओवर हेयर, तो आई विल बी पेड फॉर द सेम। मुझे पेमेंट मिल रहा है ना, दैट इज द कंसिडरेशन व्हाट आई एम रिसीविंग। तो मैं लेक्चर्स क्यों दे रहा हूं? बिकॉज आई एम टेकिंग कंसिडरेशन फॉर द सेम, मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है। यू आर टेकिंग क्लासेस, तो तुम्हारे लिए क्या है? यू हैव पेड मनी, उनको कंसिडरेशन मिला, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग यू क्लासेस। तो इन एवरी एग्रीमेंट देयर शुड बी अ कंसिडरेशन। क्या मिलना चाहिए? कंसिडरेशन। हम बाद में ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट होते हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता है, पर फिर उसको हम कॉन्ट्रैक्ट में कैसे इंक्लूड करते हैं वो सेपरेटली हम डील करेंगे। पर अभी तक हम यही समझते हैं कि एग्रीमेंट मतलब प्रोमिसेस, या तो सिंगल या सेट ऑफ प्रोमिसेस, और उसके बदले में क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन भी होना चाहिए। अब जो ये प्रॉमिस वर्ड है इसको भी इन्होंने डिफाइन किया, क्योंकि इनको पता था कि ये कंफ्यूज करेगा आगे जाके। एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, एज अ बिगनर, कोई भी एक्ट पढ़ेगा तो उसको लगेगा अब इन्होंने प्रॉमिस नया वर्ड डाल दिया, तो इन्होंने प्रॉमिस को भी डिफाइन किया, वो भी एक बार हम लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, 2H में किसको बताया? कॉन्ट्रैक्ट को। 2E में किसको बताया? एग्रीमेंट को। अब 2B में हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉमिस की। व्हेन वन पर्सन मेक्स अ प्रपोजल एंड द अदर पर्सन gives his assent, the proposal is accepted and becomes a promise। जब एक बंदा प्रपोजल लेके आएगा और दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक्सेप्ट होते ही वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। तो क्या सिर्फ प्रपोजल इज अ प्रॉमिस? नहीं, प्रपोजल का एक्सेप्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ अ प्रपोजल गिवन बाय वन पर्सन इज एक्सेप्टेड बाय द अदर, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो वो प्रपोजल क्या बन जाता है? प्रॉमिस। कंफ्यूज नहीं होना है, इसी प्रपोजल को हम कई जगह पे ऑफर भी कह सकते हैं। प्रोपोजल एंड ऑफर आर सिनोनिम, ये सिनोनिम की तरह यूज होंगे। तो कई बार क्या होता है? ऑफर वर्ड मिलेगा, कई बार प्रपोजल मिलेगा, पर हमें ज्यादा ट्रेंडिंग प्रपोजल लगता है। प्रपोजल हर तरीके का हो सकता है, तो हम इसी को ज्यादा आगे लेके चल रहे हैं कि प्रपोजल इज अ वर्ड दैट इज ट्रेंडिंग, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, बट ऑफर एंड प्रपोजल आर सेम। अब इसमें मुझे जो चीज समझ में आई उसको मैंने सम अप करने के लिए लिखा कि एग्रीमेंट क्या। तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर या प्रपोजल प्लस क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस। कि अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। अब देखो इसमें बीच में एक वर्ड आया, वैसे हमें इतना कोई फोकस करने की जरूरत नहीं, इन डेप्थ जाने की। एक वर्ड आया एसेंट। तुम में से कौन बताएगा व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एसेंट? ठीक है, वेरी गुड। एक वर्ड होता है ये, इसका क्या मतलब होता है? तो इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? कई जगह तुमने लॉ में वर्ड देखा होगा कंसेंट। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में आगे पढ़ेंगे, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें। फिर एसेंट वर्ड क्यों? नहीं नहीं नहीं, विलफुल, विलफुल तरीके से तो दोनों ही है। देखो मेरे को तो बताना ही था, पूछना तो एक वो होता है कि भाई हाँ पूछना पड़ता है बच्चों को, एक वो नहीं हो कि सर ने पहले ही बता दिया, हमें आता था फिर भी पूछा नहीं। देखो, कंसेंट मतलब जब दो लोगों ने म्यूचुअली कुछ किया तो दैट इज कंसेंट। को जिसके साथ लग जाता है वो दो लोगों ने मिलके किया है, तो दैट इज कंसेंट। एसेंट मतलब मुझे प्रपोजल मिला, नाउ इट इज अप टू मी, मेरे ऊपर है कि मैं यहां करूं या ना करूं, तो दैट इज एसेंट। तो एसेंट वर्ड सिंगल है, मतलब मेरे ऊपर डिपेंड है टोटल। कंसेंट मतलब दो लोगों पे डिपेंड है। ये बहुत बारीक, मतलब एक वो नहीं होता, एक
हमें बहुत सोचना पड़ेगा जब जाके ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि यही सेम वर्ड तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा बिल मेकिंग प्रोसेस में, कि बिल लास्ट में जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देता है, तो वहां पे भी ये सिंगल पर्सन एसेंट दे रहा होगा। क्लियर है? तो कंसेंट मतलब टू पीपल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ। एसेंट मतलब सिंगल पर्सन जिसको एक्सेप्ट करना नहीं करना उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। दोनों विलफुल है कोई भी फोर्सफुल नहीं होगा। क्लियर है? अब उसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जो हमें जान लेने चाहिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीमेंट, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीमेंट। ओब्लिगेशन का लिखवाऊंगा ना मैंने, वो छोड़ा हुआ है पोर्शन पूरा साइड में, वो भी चलेगा। मैंने कंपैरिजन में इसलिए लिखा है कि वो दोनों पार्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। लिखने को तुम वैसे भी लिख सकते थे अलग से। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली चीज जो मुझे समझ में आई, अब तुम मुझे बताना, क्या एक सिंगल पर्सन खुद से एग्रीमेंट कर सकता है? क्या चाहिए? मिनिमम टू, दो पर्सन मिनिमम चाहिए। तो इसमें मैं लिखूंगा प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन। प्लूरल होने चाहिए, सिंगुलर पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं लिखूंगा टू और मोर पर्सन are required for the same. Single person cannot contract with himself. एक अकेला आदमी खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। मैंने शीशे में देखा कल की डेट में 50,000 रुपए दे देना और फिर दूसरे दिन खुद को ही दे दिए। इट इज नॉट पॉसिबल। ऑब्लिगेशन भी तुम्हारी, राइट भी तुम्हारा, इट इज नेवर पॉसिबल। तो देयर शुड बी अनदर पर्सन। दो या दो से ज्यादा हो सकते पर दो से कम नहीं हो सकते कभी भी। तो एग्रीमेंट के लिए कितने मिनिमम चाहिए? टू पीपल आर रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद दूसरा वर्ड आता है, फिर से मैक्सिम आ गई, कंसेंसस एड आइडम। रट लेना, इसको लिखना पड़ता है कई बार, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंसस एड आइडम? तो इसका मतलब लिटरल मीनिंग क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड्स। जनरल सी बात है, अगर मैं किसी को फ्रेंड भी बना रहा हूं, तो हमारे माइंड मिलने चाहिए, है ना? कुंडलियां तो आजकल में आने लगे, माइंड पहले मिलना चाहिए। मतलब आपकी, मतलब कैसी भी टाइप की आपकी डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ पर्सन, योर माइंड शुड मीट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड्स? भाई एक कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब क्या है? कि सेम सेंस में सेम टाइम पे कोई चीज समझ में आना। मैंने तुम्हें जो कहा तुरंत तुम्हें समझ में आया एंड तुमने उस पर अपनी मंजूरी दे दी, तो दिस इज नोन एज कंसेंसस एड आइडम। मैं जिस सेंस में बोल रहा हूं तुम्हें उस सेंस में आराम से समझ में आ रहा है। जैसे अभी मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अगर तुम्हारा माइंड मेरे से मैप हो चुका है तो मैं जो भी बोलूंगा यू विल बी गेटिंग। तो देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू ऑफ अस। हमारे बीच में एग्रीमेंट बोल सकते हैं कि मीटिंग ऑफ माइंड्स, माइंड मीट ऑलरेडी हो रहे हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कंसेंसस एड आइडम को हम लिखेंगे इसमें कि बोथ पार्टीज must agree in the same sense at the same time। दोनों पार्टीज को सेम सेंस में सेम टाइम पे एग्री होना है, इसी को हम कहते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स या कंसेंसस एड आइडम। एग्रीमेंट की असेंशियल कंडीशन में दो चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स में, पहला टू पर्सन मिनिमम, उसके अलावा दूसरा मीटिंग ऑफ माइंड्स। दोनों के माइंड भी मिलने चाहिए। क्लियर है? अब हम लिखेंगे ऑब्लिगेशन के बारे में। ऑब्लिगेशन में लिखना, इट इज अ काइंड ऑफ लीगल ड्यूटी। एक तरह की लीगल ड्यूटी है जो किसके साथ मिली? एग्रीमेंट के साथ मिली। जब भी मैंने एग्रीमेंट बनाया तो ये ड्यूटी अपने आप क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद दूसरा, किस चीज की ऑब्लिगेशन? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग that has been promised।
कुछ करने या ना करने की जो मैंने प्रॉमिस किया है। तो जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने के लिए होगा, कुछ ना करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट हैज बीन प्रोमिस्ड, जिसका तुमने वादा कर लिया एग्रीमेंट में, उसी चीज को या तो करना है या नहीं करना है, उस चीज के प्रॉमिस को हम क्या कहते हैं? ऑब्लिगेशन कहते हैं। दूसरा, अराइज कहां से होगा? अराइजेस व्हेन टू पर्सन बार्गेन विथ ईच अदर। ऐसा तो नहीं है कोई तुम्हारे पास प्रपोजल लेके आएगा और एक बार में तुम उसकी बात मान लोगे। बार्गेनिंग करते हैं ना, दुकानों पे जाते हैं तो हमें बताता है ये चीज 500 रुपए की, आप कहते हो नहीं भैया 300 में दे दो, 400 में दे दो। तो देयर इज अ काइंड ऑफ बार्गेन बिटवीन टू पीपल। तो ये अराइज कहां से होगी? बार्गेन से अराइज होगी। मतलब वेन एवर एनी प्रपोजल इज मेड टू यू, डेफिनेटली यू आर नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो एक बार में चीज एक्सेप्ट कर ले। यू विल बार्गेन अबाउट द सेम, बार्गेनिंग करोगे कि नहीं भाई इतना नहीं, इतना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो जो बार्गेन के बाद जो चीज आई दैट इज ऑब्लिगेशन। बार्गेन से पहले वाली ऑब्लिगेशन नहीं है। प्रपोजल कुछ भी हो सकता है पर वो मेरी ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी, क्योंकि बार्गेन मैंने किया। तो बार्गेन के बाद जो चीज आएगी दैट इज माय ऑब्लिगेशन, ये मेरी ऑब्लिगेशन होगी। तो एक बंदा जो प्रॉमिस करेगा वो कौन है? प्रॉमिसर। और दूसरा बंदा जिससे प्रॉमिस होगा वो क्या बनेगा? प्रॉमिसी। प्रॉमिसी जिसको प्रॉमिस दिया गया है और प्रॉमिसर जिसने प्रॉमिस किया है। तो करने वाला प्रॉमिसर और जिसको मिली है प्रॉमिस वो प्रॉमिसी हो गया। अब हम इससे कॉन्ट्रैक्ट की ब्रॉड सेंस में एक डेफिनेशन और निकाल सकते हैं। एक ब्रॉडर सेंस में मेरे को कॉन्ट्रैक्ट की नई डेफिनेशन मिली। एक नई डेफिनेशन मुझे मिली किसकी? कॉन्ट्रैक्ट की, जो थोड़ी सी ब्रॉड सेंस में है, मतलब स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक तो वो है 2H वाली। 2H इज स्पेसिफिक जो एक्ट के अकॉर्डिंग दी है। ये थोड़ी ब्रॉड सेंस में, मतलब जनरली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्योंकि अब हमने क्या पढ़ा? प्रॉमिस पढ़ा है। तो प्रॉमिस से रिलेटेड कैसे इसको समझेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्सचेंज ऑफ promises by two or more persons। जब दो या दो से ज्यादा लोग प्रोमिसेस एक्सचेंज करते हैं तो उसको मैं क्या कह सकता हूं? कॉन्ट्रैक्ट कह सकता हूं। किस चीज की प्रॉमिस? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी पर्टिकुलर एक्ट। या तो कोई काम करना या नहीं करना, लेकिन अभी भी ये सिर्फ एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? लॉ के द्वारा एनफोर्समेंट चाहिए। तो हम इसको लास्ट में लिख देंगे रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय लॉ। जिसको रिकॉग्नाइज किया या एनफोर्स कर दिया किसने? लॉ ने। क्लियर है? क्या पढ़ा अभी तक? कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कैसे हुई? इंट्रोडक्शन हमने देखा, 1872 में एक्ट बना था। किस चीज के लिए बनाया गया है? कि सारे कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं करेगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेशल एक्ट बनाए हुए हैं, जैसे इंश्योरेंस के लिए, पार्टनरशिप के लिए, वो आपके अलग रहेंगे, बाकी सबको ये डील कर सकता है। इस एक्ट में जनरली हम स्कीम में देखें तो कुछ जनरल प्रिंसिपल है जो सब पे अप्लाई होते हैं, कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जो चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे, जैसे इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी, ये सब चीजें बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने सबसे पहले देखी कि कॉन्ट्रैक्ट में दो एलिमेंट है, पहला एग्रीमेंट और दूसरा ऑब्लिगेशन। एनफोर्समेंट बाय लॉ तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, सिर्फ एक एग्रीमेंट बन के रह जाएगा। तो एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने तक की कहानी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? एनफोर्समेंट पे। एनफोर्समेंट नहीं है तो वो सिर्फ क्या है? एग्रीमेंट। और जैसे एनफोर्समेंट आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट किस चीज को कहते हैं? प्रोमिसेस करने को हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। प्रोमिस कैसे होता है? प्रोपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट बनने के बाद जब लॉ में एनफोर्स हो जाएगा तो क्या बन जाएगा?
कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्लिगेशन कहां आती है? जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कुछ भी देने का वादा कर देता है तो वो अपनी लीगल ड्यूटी क्रिएट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑब्लिगेशन। पर ये ऑब्लिगेशन जरूरी नहीं है प्रोपोजल से अराइज हो, ये किससे अराइज होती है? बार्गेन से। मतलब मैंने तुम्हें प्रपोजल दिया, एज इट इज एक्सेप्ट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम्स यू विल बार्गेन, तो बार्गेनिंग के बाद जो चीज आएगी उसको हम क्या कहेंगे? हमारी ऑब्लिगेशन है। तो अगर एक साइड पे ऑब्लिगेशन है तो दूसरी साइड पे क्या आएगा? राइट आएगा। लाइबिलिटीज, और इसमें भी ये चीज होती है राइट्स एंड लाइबिलिटीज, कि तुम्हारे क्या राइट्स है, तुम्हारी क्या लाइबिलिटीज है। तो अगर एक साइड पे मेरा ऑब्लिगेशन है तो दूसरी साइड पे मेरी क्या आएगी? राइट्स आएंगे। तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं, राइट्स एंड लाइबिलिटीज। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, सॉरी लाइबिलिटीज नहीं लिखेंगे हम, ऑब्लिगेशन वर्ड ही लिखेंगे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। पार्टीज मेड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज ने एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसमें इन्होंने क्या क्रिएट किए? क्रिएट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन देम। उन्होंने कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशन अपने बीच में क्रिएट किए। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ए agrees to sell his car to B for rupees 1 lakh. Parties made a binding contract, create rights and obligation. अब एग्जाम्पल मैंने लिया, ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर रुपीज 1 लाख। अब हम देखेंगे किसका क्या राइट है और किसकी क्या ऑब्लिगेशन है। तो एक साइड में मैं लिख देता हूं ऑब्लिगेशन और एक साइड में मैं लिख देता हूं राइट। इधर मैं लिखता हूं ए, इधर लिखूंगा बी। ऑब्लिगेशन ए के लिए क्या है? कार देना, टू डिलीवर कार टू बी, ये इसकी ऑब्लिगेशन है। जैसे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया इसको कार देनी पड़ेगी। बी की ऑब्लिगेशन क्या है? टू पे रुपीज 1 लाख। बस इतना ही ऑब्लिगेशन में। तो अब राइट क्या है? अब देखो, जो इसकी ऑब्लिगेशन है वो उसका क्या बन जाएगा? राइट। और जो इसकी ऑब्लिगेशन है वो क्या बन जाएगा? उसका राइट। क्रॉस हो जाएंगे जो चीजें, यहां ऑब्लिगेशन में वो क्रॉस चली जाएगी। तो क्रॉस में लिखूं तो मैं इसको इधर लिखूंगा तो क्या होगा? टू रिसीव द कार। इसका राइट है रिसीव करना कार, बी का राइट बनेगा टू रिसीव द कार, और इसका टू रिसीव द मनी, टू रिसीव रुपीज 1 लाख। इसको 1 लाख रुपए मिलना इसका राइट है और इसको कार रिसीव होना इसका राइट है। तो ऑब्लिगेशन जिसकी होती है दूसरी तरफ उसका क्या बन जाता है? वो राइट बन जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा ऑब्लिगेशन और राइट का कॉन्सेप्ट है। क्या कुछ एग्रीमेंट ऐसे भी होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते? पढ़ा होगा सी सेट में भी कुछ ना कुछ तो इसके बारे में बताया होगा। नहीं, तुम तो बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे पहुंच गए। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत मतलब एक वो बात तो मैंने देखी है, बच्चे जनरल चीजों से ज्यादा स्पेशल वाली चीजें याद रखते हैं। मतलब जो ऐसे होता है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी तो तुम्हें बताई गई होगी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना, इलीगल पढ़ लेना, वॉइडेबल क्या है, वॉइड एब इनिशियो क्या है, तो वो तुमने फोकस कर लिया। अरे ये तो बाद की चीज है, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं जैसे मैंने बताया कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बताया ना अभी कि एग्रीमेंट इफ एनफोर्सिबल बाय लॉ इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या कोई ऐसा भी एग्रीमेंट है? मैरिज थोड़ा सा गलत, मतलब एक ठीक है, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल है लॉ में, क्योंकि देयर इज अ मैरिज सर्टिफिकेट, तो अगर तुम धोखा दोगे तो वो पकड़े जाओगे, दूसरी शादी नहीं कर सकते। मैरिज तो तुमने सही बोला, बट उसमें थोड़ा सा अलग है कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। योर मैरिज
उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है। लेकिन जो तुम आपस में एग्रीमेंट करते हो, जैसे मैंने कहा, मैं जैसे मेरी वाइफ को कहता हूं कि मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए दूंगा और किसी महीने नहीं दिए, तो क्या वो मुझ पे केस कर देगी? नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली एग्रीमेंट। और दूसरा सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट, जैसे मैंने तुम्हें कहा चलो मूवी चलते हैं, मैंने तुम सबको मूवी के लिए बुलाया बट मैं खुद ही नहीं आया तुम अपनी अपनी टिकट खरीद रहे हो और मूवी देख रहे हो, क्या तुम मुझ पे केस कर सकते हो? नहीं। तो जितने भी हमारे सोशल एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। या फिर जितनी भी चीजें हस्बैंड और वाइफ के बीच में अरेंजमेंट्स कह सकते हैं हम, अरेंजमेंट्स होते हैं आफ्टर मैरिज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो उसको हम लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते। याद रखना, डाइवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस पे होता है वो लीगली एनफोर्सिएबल है। अभी हम डाइवोर्स की बात नहीं कर रहे, हम तोड़ने में विश्वास नहीं कर रहे, हम जोड़ने वाले हैं। हाँ हाँ, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, वो भी नहीं होगा। मतलब जितने भी सोशल अरेंजमेंट्स आपके होंगे, जितने भी सोशल एग्रीमेंट्स होंगे, या फिर फैमिली के बीच में कुछ भी होगा, तो दैट इज नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। उसको आप एग्रीमेंट तो बोल सकते हो, इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट, बट इट नेवर बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। उसको कॉन्ट्रैक्ट में लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते। तो उसके बारे में 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं सिर्फ। देर आर ओनली 2 पॉइंट्स रिगार्डिंग द सेम। बता दूं? हाँ, हो जाएगा शायद। एक तो एटलीस्ट हो जाएगा, दूसरा नहीं भी होगा तो हम देख लेंगे। मैं लिख रहा हूं ऊपर हेडिंग, वही लिखना, एग्रीमेंट्स विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो कौन कौन से नहीं होते? पहला, वेयर बार्गेन इज एब्सेंट, जहां पे कोई बार्गेन नहीं हो। बस ठीक है, तुमने मुझे बोला, मैंने तुमसे बात करी और कोई बार्गेन ही नहीं हुआ, मतलब ये सोशल एग्रीमेंट होगा। इट इज अ सोशल एग्रीमेंट वेयर पीपल आर डूइंग दिस रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे वो कर रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। मेरा इंटेंशन किसी भी तरह का लीगल रिलेशन क्रिएट करना है ही नहीं। बस हमारा जो भी रिलेशन है उसमें मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या सॉरी एग्रीमेंट कर लिया। यहां पे ना तो बार्गेन हुआ, ना ही मेरा लीगल रिलेशन क्रिएट करने का कोई इंटेंशन था। बस सिर्फ मैंने सिंपली तुमसे बात की और तुम्हारे साथ में मेरी डील हो गई। तो पहला इसमें जो आता है दैट इज एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर। इसी में पहला पार्ट, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स। वो तो देखो ऊपर वाली तो कंडीशंस है, और उसके बाद ये आपका एक तरह से एग्जांपल हो गया कि कौन सा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स। ए promises B to go to movie, but later on denies B cannot take legal action against ए। बी कोई भी लीगल एक्शन ए के अगेंस्ट नहीं ले सकता, क्योंकि ये क्या था, एक सोशल एग्रीमेंट था। अदर एग्जांपल्स में क्या हो सकता है तुम्हारा, जैसे वॉक पे जाना, डिनर पे जाना, एटसेट्रा। दीज आर ऑल्सो सोशल एग्रीमेंट्स। ये भी सोशल एग्रीमेंट ही कहलाएंगे। इसको भी तुम एनफोर्स लॉ में नहीं करवा सकते, क्योंकि यहां पे बार्गेन नहीं हुआ, यहां पे कोई लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हुआ। तो इसका मतलब बार्गेन और लीगल रिलेशन जहां पे नहीं होता उसको हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते। क्लियर है? अब जो इसका दूसरा पार्ट है हस्बैंड एंड वाइफ वाला, उसमें एक केस है, उसके लिए बाद में बताऊंगा। अभी बता तो सकते हैं हस्बैंड एंड वाइफ की, बहुत आसान से बता सकते हैं कि भाई हाँ, हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि हर महीने 10,000 दूंगा, बाद में उसने देना बंद कर दिया, तो वाइफ कैन नॉट टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट द हस्बैंड। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या था, एक अरेंजमेंट था दोनों के बीच में। केस है इसका, उस केस के थ्रू हम इसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि थ्रू दैट केस इट विल बी इजीली अंडरस्टूड कि कैसे इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। आज की क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक वाला पढ़ा है। अभी इस चैप्टर में कुछ भी हमारे स्पेशल प्रोविजंस नहीं आए, अभी हमारा पूरा बेसिक चल रहा है, और ज्यादातर इसमें बेसिक नॉलेज ही आपको दी जाएगी।
मतलब ज्यादा फोकस किस पे, जनरल प्रिंसिपल्स पे। जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ ही बताए गए हैं आपको, उसको हम कल की क्लास में भी नहीं होगा, वो तो लास्ट में जाके आएगा। मतलब शुरू में सारे जनरल प्रिंसिपल चलेंगे। क्लियर है? एनी डाउट? नहीं समझ में आ रहा है? तुम भी पहले आई थी शायद एक बार। हाँ ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।